और फिर जो नेशनल लेवल पे है, अब आज पार्लियामेंट में जो बात हुई, नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई है, तो एक नेशनल एक्शन प्लान है। अब आप देखें जरा है क्या क्या और हम कर क्या रहे हैं। दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब नेशनल एक्शन प्लान अलग है, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी अलग है। फिर है नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी, जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है उसको रोकने के लिए एक नेशनल पॉलिसी है, वो तीसरा प्रोग्राम हो गया। चौथा है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, नेक्टा जिसका नाम है, उसका सरबराही कोई नहीं है। चौथी मैं आपको बताता हूं, नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर। दोबारा सुने, नाम देखें आप, नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर, निफ्टैक उसको शायद कहते हैं। और ये एक और है, चार हो गए। फिर इसके बाद नेशनल पुलिस फाउंडेशन है, FIA है, पुलिस है, वफाकी पुलिस है। तो ये सारे जो हैं, FC भी है इसमें। तो ये सारे जो जितने भी इदारे हैं, स्वाय इसमें निफ्टैक जो नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर है, वो ISA के अंडर है। लेकिन बाकी सारे इदारे जो हैं वो वजारत दाखिला के अंडर है। और वजारत दाखिला की कारकर्दगी या वज़ीर दाखिला की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। तो अब हुकूमत ने ये डिसाइड करना है, खासतौर पर वफाकी हुकूमत ने और हाइब्रिड निज़ाम ने ये फैसला करना है कि इतने सारे जो प्रोग्राम्स हैं इसमें से किस पे आपने अमल करना है। एक पे करना है, ये सब पे करना है। और सब पे अगर करना है तो नेक्टा का तो सरबराही कोई नहीं है, एक्टिंग सरबराह है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन का सरबराह कोई नहीं है, FIA का सरबराह कोई नहीं है। तो ये जो एडहॉक बेसिस पे सारी चीजें हमने चलाई हुई हैं, इसको हम मरबूत किसी निजाम के अंडर लाएं, एक जिसमें एक चेन ऑफ कमांड हो, वो फॉलो करे और वो बताए कि कहां से क्या होना है क्या नहीं होना। और जाहिर है वो वजारत दाखिला के अंडर आएगा। और वजारत दाखिला के नातवा कंधों पे जितना बोझ डाल दिया गया है कि PCB भी चलानी है, क्रिकेट बोर्ड भी चलाना है, वजारत दाखिला भी चलानी है, इस वक्त जब 55% पाकिस्तान के हिस्से पे जंग हो रही हो और उस जंग का मकसद ये हो कि इस हिस्से को खुदा न खासा पाकिस्तान से अलग कर दिया जाना है, जब फौज के जवान और पुलिस के जवान और लेविस के जवान और FC के और रेंजर्स के जवान अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हो, उस वक्त इस तरह पार्ट टाइम जॉब किसी को देना मेरा नहीं ख्याल ये इंसाफ है। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट होगा उसी इंतजामी मामलात में जिसका मैंने जिक्र किया, जो मिड टर्म है और जिस पे अमल करना बहुत जरूरी है। वरना ये सारा मिलिट्री एक्शन जो है फिर पहले की तरह कुछ अरसे के लिए अमन सुकून आएगा और दहशतगर्द फिर टूटी कमरों के साथ उठ के खड़े हो जाएंगे और ऐसे चलेगा। नेशनल एक्शन प्लान में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, मीडिया का इस्तेमाल। और जो पिछला नेशनल एक्शन प्लान नाकाम हुआ उसकी वजह यह थी कि उसमें जो लोग इस्टेब्लिशमेंट की साइड पे मीडिया के थे, एस्टेब्लिशमेंट ने जिनको पाला था, जिनको प्रोटेक्ट किया, जिनको सपोर्ट किया, जिनको जॉब्स दिलाई, जिनको मीडिया हाउसेस बना के दिए, वो मुसलसल तब भी नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफवर्जी करते रहे। और उस वजह से तब का नेशनल एक्शन प्लान कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे, मुजरमाना उनकी जहनियत थी, वो अपना सारा गंदा काम इस माशरे में कर रहे थे, उनको प्रोटेक्शन पीछे से प्रोवाइड की गई थी और वो नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफवर्जी कर रहे थे। इसलिए कोई भी इदारा पाकिस्तान का, PTO हो, पैमरा हो, पुलिस हो, FIA हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सबको पता था कि इनके पीछे किसका हाथ है। तो अगर तो नेशनल एक्शन प्लान वैसा ही दोबारा चलाना है, क्योंकि वही वो लोग हैं जिनको उस नेशनल एक्शन प्लान में प्रोटेक्शन दी गई, आज वही इस डिजिटल मीडिया पे दहशतगर्दी करने में सबसे आगे हैं, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया, उनको प्रोटेक्शन दी गई, अब बुनियाद आदत पड़ गई है और अभी भी उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। अंदर से जो इंफॉर्मेशन निकल रही है, वो कैसे निकल रही है, इतनी फैमिली मेंबर्स, आर्मी चीफ के फैमिली मेंबर्स की जो इंफॉर्मेशन अंदर से निकल रही है, वो कैसे निकल रही है? वो उन्हीं लोगों के आगे लाए हुए लोग हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं खुद, लेकिन अपने पंटर्स और अपने संपोलिए छोड़ गए हैं निजाम में और इदारों में, जो उनको मसलसल ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो अपना घर पहले ठीक करें, अपनी मंजी के नीचे आप पहले डांग फेरें। और जब तक ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है इदारों में और निजाम में, वो नहीं करेंगे, जिसका मैंने अभी जिक्र किया सबका, कुछ इदारों की स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, कुछ निजाम की स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, तब तक हम इसके मिड टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं उठा सकेंगे इस आने वाले मिलिट्री ऑपरेशन के भी। और सबसे अहम बात जुडिशरी की,
अदालतें जो हैं, अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पूरे सूबे में बने हुए हैं, सीटीडी, वहां पे जो मुजरमों को पकड़ते हैं वो 90 दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन देखते हैं हम अदालतें कुछ ही दिनों बाद जमानत दे देती हैं दहशतगर्दों को। तो ये जो लोअर कोर्ट का सिस्टम है, लोअर जुडिशरी का निज़ाम है और हाई कोर्ट्स का निज़ाम है, इसको किसने दुरुस्त करना है? इसको हुकूमत ने दुरुस्त करना है, इसको जुडिशरी ने दुरुस्त करना है। तो अदलिया भी अपना रोल इसमें प्ले करे, पार्लियामेंट रोल प्ले करे और फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे। और बलूचिस्तान के जो बी कैटेगरी के एरियाज हैं, इनका टारगेट किया जाए कि अगले 6 महीनों में या 1 साल में इसको 50% और फिर 40% और फिर 30% तक कट किया जाएगा और इनको मेन स्ट्रीम किया जाएगा, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए या इस वजह से कि किसी को सियासी फायदा इस तरह के निजाम से हो रहा है। वो मुल्क की वहदत और मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह है, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो। और जैसा कि आर्मी चीफ ने आज कहा है, उम्मीद है कि ही विल वॉक द टॉक। उन्होंने कहा कोई इदारा, कोई शख्स, कोई जमात, कोई लीडर बड़ा नहीं है कौमी सलामती से। और जो मैंने कल भी बात की है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, 5 मेजर जनरल कोयटा में मौजूद हैं और उनका काम ही सिर्फ ये कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे वो एक्शन लें और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ना सिर्फ अपने आप को, आवाम को, बल्कि अपने आप को भी। वो अपने आप को भी उसमें उनकी कोताही और गफलत साबित हो गई है। तो ये जब आप ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा नहीं है मुल्क की सलामती से, तो फिर ये करें। और उसमें सियासी जमातों का बहुत अहम रोल है। और सियासी जमातों का रोल इसलिए अहम है, जो मैंने अभी जिक्र किया है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये जो बी एरिया है और जो लेविस का निजाम वापस लाया गया, उससे बहुत नुकसान हुआ है। इसको रिवर्स करने की जरूरत है। इसमें सियासी जमातों को भी ये चाहिए कि वो अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म कौमी सलामती से ना खेलें। और इसमें तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, खासतौर पर वो जो निजाम का हिस्सा हैं हर तरफ। और आखिरी बात जो बहुत अहम है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि इस लॉन्ग टर्म और मिड टर्म गेन के लिए, उसमें इस हाइब्रिड निजाम में जो सबसे बड़ी ताकत है वो फौज है और आर्मी चीफ उसको हेड करते हैं। तो पॉलिटिकल जो इसका कंपोनेंट है वो भी और मिलिट्री कंपोनेंट है वो भी। करप्शन का जो एलिमेंट है खास तौर पे पूरे पाकिस्तान में है और खास तौर पे बलूचिस्तान में, इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, जितनी स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से होती है, उसमें जिसको जो हिस्सा मिलता है, उस हिस्से के मिलने की वजह से ये स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो पा रही। और मैं ये समझता हूं कि ये बात करनी चाहिए कि ये स्मगलिंग पिछले 6-8 महीने से रुक गई थी और उससे हम देख रहे थे कि बेहतरी भी आ रही है, लेकिन अब वो पिछले कुछ अरसे से, कुछ हफ्तों से स्मगलिंग का वो जो निजाम टूट गया था, वो चेन जो टूट गई थी, वो दोबारा जुड़ रही है और स्मगलिंग फिर जोरों पे है। उसमें पाकिस्तान के मिलिट्री और सिविलियन इदारों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। और अगर ये स्मगलिंग दोबारा शुरू हुई है दोनों बॉर्डर से, तो उसमें सिविलियन और मिलिट्री इदारे दोनों जिम्मेदार हैं, उनके जो करता धरता है वहां पे। और देखिए आप कि जैसे ही स्मगलिंग फिर बढ़ी है, और ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं कि स्मगलिंग दोबारा शुरू हो गई है, जैसी स्मगलिंग शुरू हुई है वैसी दहशतगर्दी की वारदातें भी एकदम बढ़ गई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। तो इस पे हाइब्रिड रिजीम के दोनों कंपोनेंट्स को, सियासी जो उसका विंग है, जिसमें बलूचिस्तान असेंबली, बलूचिस्तान की हुकूमत, जिसमें वफाकी हुकूमत और उसके नुमाइंदे शामिल हैं, और जिसमें जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो बॉर्डर कंट्रोल कर रही हैं, इन सब के, जो कोस्टल बॉर्डर को कंट्रोल कर रही है, वो भी, इनकी ये ड्यूटी है कि इस करप्शन को और इस स्मगलिंग को बंद करें। तो ये स्ट्रक्चरल निजाम तब फेल होगा, वरना जो स्मगलिंग है, ड्रग स्मगलिंग है या दूसरे सामान की स्मगलिंग है, वो जंग को हमेशा फीड करती है। और यही हो रहा है हमारे यहाँ भी। और जो इसके अलावा जितना पैसा खर्च हो रहा है इस जंग पे, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी, ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना। इसकी फंडिंग पे तवज्जो देने की जरूरत होगी, उस फंडिंग को कट ऑफ करने की जरूरत होगी। और इसमें जो इंडिया और अफगानिस्तान का एलिमेंट है, उसको इंटरनेशनल फोरम पे उठाने की जरूरत होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है और कंडेम किया है जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पे हमले को, जो बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इसको लेके आगे चलना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशन की एक आपको अम्ब्रेला लेने की भी जरूरत पड़ेगी इस सारे मिलिट्री ऑपरेशन में। और उन तमाम यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पे ये दहशतगर्द और उनके नुमाइंदे, और गल्फ स्टेट्स में भी, गल्फ स्टेट्स की यहां पे इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जो इन दहशतगर्दों के हेड्स हैं, जो खुद बाहर बैठे हैं अपनी फैमिली समेत, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल बना रहे हैं, यहाँ पे गरीब का बच्चा वो वर्गला के
उससे दहशतगर्दी करवा रहे हैं, आप अप्रोच करें उन गवर्नमेंट्स को भी, और इफेक्टिवली और अग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए उस पर, ताकि उन लोगों को भी ये सेंसिटाइज किया जाए कि हमारे मुल्क में इन दहशतगर्दियों की वजह से क्या हालात हो रहे हैं। और आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लग ये रहा है कि दहशतगर्दियों की जो नैरेटिव बिल्डिंग और नैरेटिव नरेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव है एज कंपेयर टू हमारी रियासत का भी जितना नैरेटिव है और जितना भी मीडिया है, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। उस पर बात करने का इस वक्त नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ये हैं कि हमें अपनी खामियों पे, कमजोरियों पे गौर करना पड़ेगा, एफिशिएंसी पे गौर करना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा माजी में हमने जो गलतियां की उसको अजाला साफ दिल के साथ, साफ नीयत के साथ, खुले दिमाग के साथ और साफ दिमाग के साथ अगर हमने अपनी यही पॉलिसी बनाए रखी कि इसको भी नहीं मरने देना और उसको पहलवान को भी नहीं गिरने देना और दोनों पहलवानों को खड़े रखना है, ताकि हमारा जो कुछ एक ग्रुप का जो अपना मफाद है जो कौमी सलामती से ऊपर है वो हल होता रहे, उसका मतलब पूरा होता रहे, तो फिर हम इसी घन चक्कर में फंसे रहेंगे, इसी व्हिर्लपूल में हम फंसे रहेंगे सारी उम्र, जैसे हम पिछले कई सालों से फंसे हुए हैं। तो अगर नीयत साफ करें सबसे पहले और दिल साफ करें और यकसू होके इस शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज हैं उनको अडॉप्ट करें और उनको फॉलो करें, तभी हम इस जंग से छुटकारा हासिल कर सकेंगे।